नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के रण पर। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित जी, नमस्कार। सर, बिहार विधानसभा में पहले चरण का जो चुनाव है उसकी बिसात बीत चुकी है। 18 जिले, 121 सीटें, तमाम महारथी अपना पूरा पूरा जोर लगा रहे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता, राहुल गांधी, ये तमाम लोग आज बिहार में मौजूद रहे और उन्होंने मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की है। जंगल राज का मुद्दा एक बार फिर बहुत जोर शोर से उभर रहा है। अमित शाह ने इस बारे में बात की, राजनाथ सिंह ने इस बारे में बात की, और भी तमाम मुद्दे हैं। पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है, आप किस तरह देखते हैं सर, बिहार की राजनीति पर पहली चाल कैसी होगी? अब देखिए अमित जी, 24 घंटे रह गए हैं चुनाव होने में। और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, केवल बिहार के अंदर नहीं हो रही है। बिहार के बाहर तमाम प्रदेशों में जो प्रवासी बिहारी लेबरर्स जो रह रहे हैं उनको भी ट्रेनों में, बसों में ढो करके बिहार पहुंचाया जा रहा है कि वह पहुंच करके समय से वोट डाल दें। किसको वोट डालते हैं नहीं डालते हैं ये तो उनका कॉल है। आपने जंगल राज के बारे में कहा। जंगल राज को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है नेशनल नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने, जेडीयू और भाजपा ने। लेकिन उसको मुद्दा बनाने की उन्होंने कोशिश ये की है क्योंकि जो महागठबंधन है, तेजस्वी यादव की लीडरशिप में जो महागठबंधन है, उसने तो रोजगार को एक मतलब कि एक मुद्दा बना दिया इस चुनाव में। रोजगार को की जो जो बिहार में जो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और इतने लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, पलायन जिसको ये कह रहे हैं, तो रोजगार और पलायन को इन्होंने एक मुद्दा तो बना दिया है, जिसके ऊपर जो नीतीश कुमार की सरकार है वो एक डिफेंसिव पे नजर आती है। और उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए इन्होंने जो है सो ये जंगल राज का मुद्दा उठाया है। जंगल राज का मुद्दा को उन्होंने उठाया तो बड़ा इफेक्टिवली था, लेकिन जो मोकामा में एक हादसा हो गया, उस हादसे से थोड़ा मामला कमजोर पड़ गया है। क्योंकि वो एक मैसेज क्या है कि भाई ये तो आपके पार्टी का कैंडिडेट आपकी सरकार में उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। हालांकि लोग कह रहे हैं कि लोकल लेवल पर मोकामा में एक सहानुभूति है अनंत सिंह जी के साथ, और वो शायद फिर भी चुनाव निकाल के ले जाए जेल गिरफ्तार होने के बाद। तो अब ये सारी बहुत सारी पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक तरफ जो रोजगार और पलायन का मुद्दा तो एक मजबूत मुद्दा है, जिसको भाजपा जंगल राज के मुद्दे से काउंटर कर रही है। और तेजस्वी यादव ने जो जॉब वॉब देने की बात करती है, जिसको भी काउंटर करने की कोशिश इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया है, संकल्प पर्व में किया है। तो मुझे तो ये लगता है कि जो एक सेंट्रल मुद्दा कहीं ना कहीं रोजगार और पलायन, तो एक सेंट्रल मुद्दा उभर करके आया है। और गवर्नेंस, जो एक गवर्नेंस में जो कमजोर हुई है पिछले 5 साल, लास्ट जो टर्म इनका चल रहा है उसमें खास करके जो करप्शन के चार्जेस वगैरह बहुत सारी बातें आई हैं, तो इनको लेकर के उसको काउंटर करने के लिए ये जंगल राज का मुद्दा एनडीए उठा रही है। कितना इफेक्टिवली उठा रही है ये तो समय बताएगा। जी, एक और बात सर देखने में नजर आई जो चुनाव प्रचार हुए, नीतीश कुमार को लेकर के विपक्ष भी इस बार ज्यादा आक्रामक नहीं है। तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, वो यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो, जैसे आप चैनल बदलते हैं और चैनल का रिमोट आपके, टीवी का रिमोट आपके हाथ में होता है, उसी तरह से नीतीश जी का रिमोट जो है वो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है। तो इसे एक नई रणनीति के तौर पर देख रहे हैं सर क्या? देखिए, नीतीश कुमार का जो किरदार है वो बिहार की राजनीति में पिछले 40 सालों में जो दो जबरदस्त किरदार उभरे, एक तो लालू प्रसाद यादव और एक नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के तरफ लोगों की सहानुभूति है। नीतीश कुमार के लिए जात के ऊपर उठ करके वोट देने वाले लोग हैं, और इसीलिए नीतीश कुमार इस समय जैसा जो बताया जाता है कि वो बीमार हैं, अस्वस्थ है। और तो महागठबंधन एक एक कहते हैं ना कि एक प्लान के अंतर्गत
वो नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक इसलिए नहीं करती क्योंकि वो चाहती नहीं है कि कोई उन पर अटैक करके कोई सहानुभूति उनके लिए बनाए या उसको लेकर के कोई काउंटर रिएक्शन इनके प्रति हो। उन्होंने जी इनफैक्ट जो भाजपा जो नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर करने से रुक गई है, उसको वो ज्यादा मुद्दा बना रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि देखो जिस भाजपा इनके कंधे पे चढ़कर कितने साल तक राज किया है, वो नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दे रही है। ये स्ट्रैटेजी बना रखा है महागठबंधन ने। इसीलिए वो डायरेक्टली अटैक तो करेंगे ही, मतलब बोलेंगे ही, लेकिन एक तरह का जो विशियस अटैक जो होता है वो डेफिनेटली जी नीतीश कुमार की तरफ नहीं कर रहे हैं और उनको एक असहाय किरदार के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हालांकि जब विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया तो उसके बाद अमित शाह लगातार ये बात कह रहे हैं कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। चुनाव के बाद क्या स्थिति दिखती है सर आपको? देखिए, इसमें तो जो क्लियर शब्दों में तो नहीं कहा गया ना, जैसे कि महागठबंधन ने क्लियर शब्दों में कह दिया कि हम जो है सो चुनाव तेजस्वी यादव के लीडरशिप में लड़ रहे हैं, ये हमारे चीफ मिनिस्टरियल फेस और कैंडिडेट। ऐसा कहने से भाजपा रुक गई है और ये वैकेंसी नहीं है, ये नहीं होता, लेकिन इट इज वेरी क्लियर कि उन्होंने नीतीश कुमार को चेहरा डिक्लेयर करने से मना कर दिया है। 2020 में चेहरा डिक्लेयर किया था और चूंकि उनको पिछली सीटों से आधी सीट आई थी नीतीश कुमार को, लेकिन चूंकि चेहरा डिक्लेयर किया हुआ था इसलिए उनको चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। तो जी वो चीज नहीं करना चाहते अभी और मुझे ऐसा मुझे प्रतीत होता दिखता है कि वो पोस्ट इलेक्शन के देख रहे हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहती है जेडीयू की, क्या परफॉर्मेंस रहती है बीजेपी की, इसमें वो सारा ऑप्शंस खुला रखना चाहते हैं। जी। और उधर प्रशांत किशोर भी हैं मैदान में सर, और वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ वीकनेस करते हैं। मतलब जब वो दिखाएं कि वो कमजोर दिख रहे हैं तो ये भी उनके राजनीति का एक हिस्सा होता है, क्योंकि लगता है वो सबके लिए एक्सेप्टेड हो जाते हैं। में भी उनका नीतीश कुमार को तो हमेशा एक सहज व्यक्ति के रूप में देखा गया है, कभी उनको बहुत एग्रेसिव व्यक्ति के रूप में नहीं देखा गया। ज्यादा कुछ एग्रेशन तो इस बार दिखा उनके कैरेक्टर में, वरना इतने लंबे पॉलिटिकल करियर में कभी वो बहुत एग्रेसिव होते हुए वगैरह नहीं दिखे। तो ये तो उनका किरदार रहा है और प्रशांत किशोर अपने तरफ से उसको एक इशू बना रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं अमित के, इस चुनाव में प्रशांत किशोर के अलावा और कई खिलाड़ी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, विकासशील इंसान पार्टी, वो आईपी गुप्ता की एक पार्टी है, और इधर कुशवाहा की पार्टी हो गई, और ये जीतन राम मांझी की पार्टी हो गई, चिराग पासवान की पार्टी हो गई। तो ये सारे जो पार्टी प्लेयर्स हैं इनका अपना एक एक रोल रहेगा और ये सब कहीं ना कहीं मतलब एक रोल प्ले करेंगे। और तो जो मुद्दे जो हैं, और ये सब कास्ट बेस्ड पार्टीज है, देखिए ये सारी कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं, अपना इनका कास्ट इन्फ्लुएंस है। तो ये कहना मैं एक डिस्क्लेमर ऐड करना ये चाहूंगा कि जब मैं ये कह रहा हूं कि रोजगार और पलायन एक मुख्य मुद्दा हो गया है, लेकिन वो एक सबसेट है। कास्ट का जो सेट है वो सबसे बड़ा सेट है और इसके अंदर ये एक सबसेट है। तो कास्ट का तो एक डिटरमिनिंग फैक्टर रहेगा ही इस चुनाव के अंदर, ये तो रहेगा ही, और इसमें ये जो मैंने 4-5 प्लेयर्स के नाम गिनाए आपको, इन सबका एक रोल रहेगा। जी बिल्कुल। बिहार के चुनाव का ये पुराना इतिहास रहा है सर कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स वहाँ बहुत हावी रही है, और जो तमाम जो राजनीतिक छत्र बिहार में यूपी में दिखाई पड़े हैं वो अपने अपने कास्ट की जमीन पर ही खड़े हुए हैं। सर अब पहला चरण का जो मतदान है बहुत नजदीक है और तमाम पार्टियां पूरे जोर शोर से लगी हुई भी रही, और तमाम जो मुद्दे उठे उनका थोड़ा बहुत असर तो पहले चुनाव के बाद, मतलब पहले चरण के मतदान के बाद दिखेगा ही। बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। आज आप इस आज आप इस चर्चा में शामिल हुए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम इसके बाद भी बातचीत करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव पर कि पहले चरण का मतदान किस तरह रहा और आगे की राजनीति किस दिशा में जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।